हे गाइस, दिस इज गुरजाप एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन, एंगल्स को कैसे रीड करते हैं, एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। एंगल्स को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन इज़ इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज एंड सेकेंड इज़ इन टर्म ऑफ रेडियंस। अब डिग्रीज आई एम श्योर सभी को पता होगा डिग्रीज का क्या मतलब होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई रे है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए, इस पे हमें इसको फिक्स कर लिया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। इसको हमने रोटेट करा या मूव करा, इस पॉइंट को फिक्स करके हम इस रे को ले गए पॉइंट बी तक। तो इसने इसमें जितनी रोटेशन आई उस रोटेशन को बोलते हैं हम पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर मैं इसी रे को दूसरी डायरेक्शन मूव करूं दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव एंगल। से we have this ray and we rotated it in clockwise direction, then this angle will be called negative angle. अब एंगल्स दो टाइप के होते हैं, उनको मेजर करने के भी दो तरीके होते हैं, डिग्रीज एंड रेडियंस। अब डिग्रीज में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई एंगल है से दिस, इसको क्या बोलते हैं हम 90 डिग्रीज का एंगल। और उसी तरह से इसको रोटेट करा हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, दिस इज 90 डिग्री एंगल। फिर पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, दिस गिव्स अस 180 डिग्रीज, this gives us 90 degrees। फुल रोटेशन दे दी तो this gives us 360 degrees। तो biggest angle for one rotation of any angle or any ray is 360 degrees। अब 360 degrees है हमारे पास पूरा रोटेशन, और 1 डिग्री को हम और इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम किलोमीटर्स को मीटर्स में लिख सकते हैं और मीटर्स को फिर सेंटीमीटर्स में लिख सकते हैं, वैसे ही हम डिग्रीज को भी ब्रेक कर सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मिनट्स को हम लिखते हैं 60 एंड विद द स्लाइट स्लैश ओवर इट्स सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हम डिग्री को हम मिनट्स में लिख रहे हैं 60 मिनट्स, वैसे ही 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। एंड सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कोई भी नंबर विद 2 स्लैशेस एज इट्स सुपरस्क्रिप्ट। ये थे हमारे पास डिग्रीज। डिग्रीज से हम मेजर करते हैं, ये पुराना मेथड है, सबको पता है। लेट्स सी कि रेडियन क्या होता है। सपोज अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस इज ऑफ यूनिट लेंथ दैट इज 1, और उसका एक आर्क है, जो आर्क है वो भी यूनिट लेंथ की है। तो अगर ये आर्क ऑफ यूनिट लेंथ विद द सर्कल ऑफ रेडियस यूनिट इज मेकिंग एन एंगल, दिस एंगल इज रेफर्ड टू एज 1 रेडियन। तो कोई भी सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट का है, उस पर अगर कोई आर्क है 1 यूनिट की, वो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, उस एंगल को बोलते हैं हम 1 रेडियन। सपोज हमारे पास एक और सर्कल है जिसका रेडियस इज आल्सो ऑफ यूनिट लेंथ और उसकी आर्क इज ऑफ 2 यूनिट्स। तो ये जो आर्क है, ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, वो क्या हो जाएगा 2 रेडियंस। दिस इज़ हाउ वी मेजर एन एंगल इन टर्म ऑफ रेडियंस। अब जैसे डिग्रीज के टाइम कोई रे है, उसको अगर हम फुल रोटेशन दे रहे हैं तो मैक्सिमम एंगल क्या आ रहा है 1 रोटेशन में 360 डिग्रीज। उसी तरह अगर हम इस आर्क को यहाँ से, ये एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब हमने इस रोटेशन दी इतनी सी, तो हमारे पास क्या बन गया 1 रेडियन या 2 रेडियन, जो भी मेरे पास वैल्यू है। उसी तरह से अगर मैं इसको फुल रोटेशन देता हूँ और वापस इसी जगह पर लेके आता हूँ, तो ये कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, ये मूव कर रही है उतना डिस्टेंस जितना कि इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। तो किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, अगर उसका रेडियस 1 यूनिट है, इट इज़ 2 पाई। सो द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द रेडियंस इज़ 2 पाई एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर डिग्रीज इज़ 360 डिग्रीज। तो इनको कंपेयर कराते हैं, वी गेट 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सिमिलरली 2 को यहाँ डिवाइड कर दे, या 2 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर देते हैं, वी गेट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में साइन कन्वेंशन क्या होता है। अगर मैंने रेडियंस को डिग्रीज में लेके जाना है या डिग्रीज को रेडियंस में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाते हैं। नाउ वी नो दैट पाई और 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, इम्प्लाइज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, वी गेट 1 रेडियन is equal to 180 divided by pi. This is how we get the value of 1 radian in term of degrees. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पाई की वैल्यू किसकी इक्वल है 180 के इक्वल, तो we get 1 radian is equal to 1
डिग्री। सो इन दोनों को कंपेयर करा के या इस रिजल्ट से हम आगे क्या लिख सकते हैं, दैट n रेडियन, मतलब कोई भी अगर हमारे पास रेडियन की वैल्यू है उसको अगर हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वी यूज़ 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर बट इन डिग्रीज, n degrees. This is the formula to convert radian into degrees. Similarly, the formula to convert degree into radian is 180 degrees is equal to pi. So 1 degree is equal to pi by 180. So उसी तरह से अगर 1 रेडियन की वैल्यू 1 डिग्री आ रही है इस फॉर्मूले से, तो 1 डिग्री की वैल्यू 1 रेडियन आएगी इस फॉर्मूले से. सो जनरली वी कैन राइट n degrees is equal to pi divided by 180 degrees into n, same number but in term of radians. रेडियंस n की टर्म नहीं है, रेडियंस इज होल वैल्यू की टर्म है, मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो रेडियंस की टर्म में आएगी. सिमिलरली ये डिग्रीज भी n की टर्म नहीं है, ये एज अ होल इस पूरे मल्टीप्लिकेशन की टर्म है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डिग्रीज में आएगी. चलिए दो एग्जांपल्स देखते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज टू टर्न अ वैल्यू इन रेडियंस इनटू डिग्रीज. तो अगर हमारे पास वैल्यू है 5 पाई बाई 3 रेडियंस and we have to turn it into degrees, we can use this formula as 5 pi by 3 radian is equal to 180 upon pi multiply by, यहाँ पे क्या था n रेडियंस की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय n, तो यहाँ 5 pi by 3 रेडियन की वैल्यू निकालनी है डिग्रीज में तो मल्टीप्लाई बाय 5 pi by 3. पाई टू पाई कैंसल, 3 6 18 तो वी गेट 60, 6 5 30 वी गेट 300 degrees. Simple example. So next example is to turn a value in degrees into radians. तो हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज वी हैव 240 डिग्रीज, हम इसे कन्वर्ट करना है रेडियंस में. सो वी कैन राइट पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे n डिग्रीज था तो मल्टीप्लाई बाय n, यहाँ पे 240 है तो मल्टीप्लाई बाय 240. अब 6 3 18, 6 4 24, 0 0 cancel, we get 4 pi by 3. So these were the simple methods to convert degrees into radians or radians into degrees. Now let's begin with trigonometric functions. So now suppose we have a coordinate axis, x-axis and y-axis. अब इसको इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेंटर को दैट इज 0 को सेंटर मानकर अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें ऑफ यूनिट लेंथ, से दिस इज अ सर्कल विद यूनिट लेंथ मीन्स इसका रेडियस क्या होएगा 1 यूनिट, दैट इज 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी, लेकिन 1 यूनिट. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे यहाँ पे 1 0 0 1 -1 0 0 -1. अब यहाँ पर अगर हम इस रेडियस ऑफ दिस सर्कल को अगर हम हाइपोटेन्यूज मानते हैं किसी राइट ट्राइंगल ओ ए बी, और हमें ये जो एंगल सबटेंड हुआ है यहाँ पर इस आर्क का उसकी वैल्यू निकालनी है, से इट्स वैल्यू इज थीटा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या आता है, या आता है ग्रीक वर्ड्स ट्रिगॉन एंड मीट्रॉन से, जिसका मतलब होता है टू मेजर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. हमने पहले पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ ट्राइंगल्स में कैसे होता है, अब हम उसका यूज़ करेंगे फर्दर एप्लीकेशंस में. तो यहाँ से अगर हम देखें रेडियंस के फॉर्म में तो हमें क्या दिखें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, लेट्स से इसकी टर्म है ए, इसकी वैल्यू है स्मॉल बी. सो साइन थीटा की वैल्यू इन दिस केस इज साइन थीटा is equal to perpendicular upon hypotenuse that is a upon 1 which is equal to a, and cos theta की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास b अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1, सो वैल्यू आ गई b. सो साइन थीटा इज इक्वल टू a, cos theta इज इक्वल टू b, बट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर हम सेम यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1.
कैसे? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास a, सो साइन स्क्वायर थीटा की a स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास b, सो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू p स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसका हम यूज़ करने वाले हैं आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स में. अब जैसे कि हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू कंबाइन करके कुछ रिजल्ट आ रहा है, वैसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी निकालते हैं साइन और कॉस की टर्म्स में. नाउ विल राइट सम रिजल्ट रिगार्डिंग के बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट, उनको साइन और कॉस के टर्म में कैसे लिखते हैं. सो कोसिकेंट एक्स को वी कैन राइट कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. तो अगर हमारे पास साइन या कॉस किसी एक की वैल्यू पता है तो हम इस एक्सप्रेशन से दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अगर हमारे पास साइन की वैल्यू है तो हम कोसाइन की वैल्यू इस मेथड से निकाल सकते हैं. अब सिमिलरली जैसे कोसेकेंट की वैल्यू आती है इनवर्स ऑफ साइन थीटा, वैसे ही सेकेंड की वैल्यू आती है 1 अपॉन कॉस थीटा. ये आ गया हमारे पास कोसेकेंट और सेकेंड की वैल्यू साइन और कॉस के टर्म में. वैसे ही टेंजेंट theta can be written as sin theta upon cos theta, that is the ratio of sin theta and cos theta. Last one is cotangent theta. Now cotangent is inverse of tangent, but हमारे पास tangent की वैल्यू है sin और cos की टर्म्स में, so we can write 1 upon sin theta upon cos theta. अब यहाँ पे cos theta क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा. So we can write cotangent थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अब ये थे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. अब जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वैसे हमारे पास दो और एक्सप्रेशन है दैट इज़ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनका यूज़ करेंगे अब हम आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन और कॉस की वैल्यू डिफरेंट होती है. टेंजेंट को टेंजेंट इन सब की वैल्यू भी डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल फॉर 90 डिग्रीज साइन की वैल्यू क्या हो जाती है 1 और कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है 0. वैसे हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 2 पाई. वैसे ही उसकी एक पूरी चार्ट है जो कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. अब ये चार्ट और इन फार्मूलाज की हेल्प से हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास एक और चीज़ है जो मेंशन करनी पड़ेगी, दैट इज़ वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट फंक्शन फॉर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. मतलब किस क्वाड्रेंट में किस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और किस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी. लेट्स सी दैट. सो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स 1, 2 एंड 3, 4. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव. इन सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन और उसका इन्वर्स दैट इज कोसेकेंट रिमेन्स पॉजिटिव. इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट और उसका इन्वर्स दैट इज टेंजेंट एंड कोटेंजेंट remains positive. And in the last quadrant the remaining two functions that is cos and uska inverse secant remains positive. ये थी डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उनकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है. वो आप इस चार्ट से पता कर सकते हैं. अगर आपको डिटेल चार्ट चाहिए यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ. अभी तक हमने जो भी सीखा अब उसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो cos x है उसकी वैल्यू दिया -1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. हमें बाकी की जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो cos x इज इक्वल टू -1/2. इसका इनवर्स कौन सा फंक्शन होता है secant x. सो secant x इज इक्वल टू 1/cos x. लेकिन cos x की वैल्यू क्या है -1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/(-1/2). 2 कहाँ चल जाएगा न्यूमिनेटर में, सो वी गेट 2 एज नेगेटिव. एक फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल दी secant x इज इक्वल टू -2. नेक्स्ट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. ये बेसिक एक्सप्रेशन है. cos की वैल्यू हमारे पास है -1/2. उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास sin की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी कैन राइट sin स्क्वायर x प्लस -1/2 square is equal to 1.
So sin square x plus 1 upon 4 is equal to 1 implies that sin square x is equal to 1 minus 1 upon 4. So sin square x is equal to 4 minus 1 upon 4 which is equal to 3 upon 4. तो sin square x की वैल्यू है 3 upon 4 implies sin x will be equal to under the root 3 upon 4. 4 का अंडर रूट हमें पता है which is equal to 2, so we can write it as plus minus under the root 3 upon 2. तो हमारे पास अभी वैल्यू आ रही है sin x की, sin x is equal to plus minus अंडर द रूट 3 अपॉन 2, बट प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि जो x है उसकी वैल्यू लाई कर रही है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, सो विल ओनली चूज नेगेटिव मार्क, सो वी कैन राइट साइन x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 3 अपॉन 2. सो हमारे पास cos x की वैल्यू दी हुई थी एंड x लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर हमने सिकेंट और साइन की वैल्यू निकाल ली कॉस की वैल्यू यूज़ करके. अब हम निकालेंगे कोसिकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू. अब कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट x इज इनवर्स ऑफ साइन x. साइन x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 3 अपॉन 2, सो वी गेट 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2. 2 कहाँ चल जाएगा न्यूमिनेटर में, वी गेट कोसिकेंट x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 अपॉन अंडर द रूट 3. बाकी के दो फंक्शन हमारे पास टेंजेंट और कोटेंजेंट. टेंजेंट की वैल्यू होती है टेंजेंट इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x. हमारे पास दोनों की वैल्यू है, साइन की वैल्यू भी है और कॉस की वैल्यू भी है. तो साइन की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड कॉस की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन 2. अब इन दोनों को क्या करना है डिवाइड, माइनस 1 अपॉन 2 को ऊपर ले गए, रेसिप्रोकल हुआ और क्या इसमें आ गया ये मल्टीप्लिकेशन में. वी गेट माइनस ऑफ अंडर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑफ 2. 2 से 2 कैंसर, वी गेट पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट 3. ये आ गई हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू. अगर हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू है तो कोटेंजेंट की भी निकल सकती है. कोटेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, कोटेंजेंट x इज इक्वल टू इधर cos x upon sin x or inverse of tangent x. So I'll use inverse of tangent x. Tangent की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3, so we'll get 1 upon under the root 3. So इस तरह से हमने एक फंक्शन को यूज़ करके बाकी के 5 फंक्शंस की वैल्यू निकाली है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. वी हैव अनदर सिमिलर प्रॉब्लम. हमारे पास कोटेंजेंट x की वैल्यू दी है 3 अपॉन 4 और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में. हमें निकालनी है बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू. नाउ वी नो दैट टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 अपॉन कोटेंजेंट x. कोटेंजेंट की वैल्यू हमारे पास 3 अपॉन 4, विल राइट 1 अपॉन 3 अपॉन 4. 4 आ जाएगा न्यूमिनेटर में, वी गेट 4 अपॉन 3. एक वैल्यू आ गई. हमारे पास एक और एक्सप्रेशन था दैट इज़ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर x. तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू है, उसकी वैल्यू पुट करके हम सिकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो वी हैव 1 प्लस 4 अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर x. स्क्वायर ओपन 1 plus 16 upon 9 is equal to secant square x. LCM, we get 9 plus 16 upon 9 is equal to secant square x. So secant square x is equal to 25 upon 9. Square को उस तरफ ले गए, we get secant x is equal to under the root 25 upon 9. 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. सो वी गेट secant x is equal to plus minus 5 upon 3. Now secant x is equal to plus minus 5 upon 3. बट क्योंकि x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, तो हम secant स्क्वायर की कौन सी वैल्यू लेंगे, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू. तो secant x is equal to negative of 5 upon 3. Now the remaining functions to find out are cos x, sin x and cosecant x. So we know cos x is equal to 1 upon secant
x, secant x की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव ऑफ 5/3, सो cos x इज इक्वल टू 1 नेगेटिव ऑफ 5/3 विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3/5. अब वी नो दैट टेंजेंट x इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x. हमारे पास cos x की वैल्यू भी है और टेंजेंट x की वैल्यू भी है, इन दोनों को पुट करते हैं, विल गेट टेंजेंट x इज इक्वल टू 4/3 and cos x is equal to negative of 3/5. So which is equal to sin x upon negative of 3/5. Cross multiply, we get sin x is equal to 4/3 multiplied by negative of 3/5. 3 से 3 cancel, we get sin x is equal to negative of 4/5. Now the last function is cosecant x, and we all know that cosecant x is equal to 1 upon sin x. So cosecant x is equal to 1 upon negative of 4/5, which is equal to negative of 5/4. So these were the value of all the trigonometric function using the value of cotangent x is equal to 3/4, where x lies in the third quadrant. So guys, this is it for today. Next time we'll begin with some trigonometric identities and how to use them to solve some problems. Till then, keep practicing.